मुझे लगता है हर एक इंडियन को एक पॉलिसी जरूर एमडब्ल्यूपी एक्ट में लेनी चाहिए। तो कैसे लेते हैं एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत पॉलिसी, क्या करना होगा अगर कोई लेना चाहता है, तो क्या स्टेप्स हैं, और क्या ये हर कंपनी आपको ऑफर देती है, आपको इसके लिए अलग से कुछ कागजात भरने हैं? राइट, तो कोई सी भी पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट में डाली जा सकती है, राइट, चाहे वो टर्म प्लान हो, यूलिप हो, एंडाउमेंट हो, पेड अप पॉलिसीज हो, नॉन पेड अप हो, कैसी भी हो, तो किसी भी पॉलिसी को आप एमडब्ल्यूपी एक्ट में डाल सकते हैं। ये केवल एक मैरिड पर्सन ले सकता है, राइट। मैरिड का मतलब क्या है? आपकी शादी हुई भी हो तो आप ले सकते हो, आप डाइवोर्सी हो ले सकते हो, आप विडोवर हो आप ले सकते हो। ये एक लेडी भी ले सकती है अगर उसकी शादी हुई भी है, राइट। तो ये लोग इसके ले सकते हैं। किसके फेवर में ले सकते हैं? मैरिड मैन अपनी वाइफ के फेवर में ले सकता है, वाइफ और बच्चों के फेवर में ले सकता है, या केवल बच्चों के फेवर में ले सकता है। इसकी एक खास बात क्या है कि अगर आपने एक बार पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट में डाल दिया तो आप इसमें बेनिफिशियरी चेंज नहीं कर सकते। मतलब सपोज मैंने अपनी वाइफ के फेवर में एमडब्ल्यूपी एक्ट में एक पॉलिसी डाल दी और मेरा डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के बाद भी पैसा उसी को मिलेगा। ये रिवर्सल नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे ले सकते। जब पॉलिसी इशू हो उससे पहले एक एमडब्ल्यूपी एक्ट का अडेंडम होता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी में, और ये हर एक के पास होता है, कोई स्पेशल कंपनी नहीं है या स्पेशल पॉलिसी नहीं है। आप डिमांड करें कंपनी से कि मुझे वो अडेंडम भरकर इस पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट में डालना है, पर केवल 2 बातें याद रखिएगा। एक बार पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट में चली गई, इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। इसकी ओनरशिप जिसके फेवर में आपने दी उसके चली जाएगी। और दूसरा, इस पॉलिसी पे लोन नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये इतनी सुरक्षित है कि कोई इस पे लोन नहीं देगा। ओके, लेकिन आपने एक और बात कही कि मैरिड विमेन भी एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत खरीद सकती है, मतलब बीमा, ये एडेंडम भर करके। तो ये तो समझ में आ गया कि जो पुरुष होंगे वो वाइफ और बच्चों के बनाएंगे बेनिफिशियरी। जब विमेन खरीदेंगी तो फिर उनको बेनिफिशियरी वो किनको बनाएंगी? वो अपने बच्चों को बना सकती है। हस्बैंड्स को बना सकती है? नहीं, सिर्फ बच्चों को। ओनली मैरिड वुमेन या बच्चे। ओके, राइट। तो और ये मतलब ये खाली मैरिड वुमेन या बच्चे, दोनों या दोनों में से कोई एक। ओके, सो यही बेनिफिशियरी होती है। आप अपनी मदर के फेवर में नहीं ले सकते। ओके, तो ये खाली वाइफ एंड चिल्ड्रन और ओनली चिल्ड्रन। ठीक है। और बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर जैन ने कही कि भाई अगर आप ये ले रहे हैं तो याद रखिए ये इररिवोकेबल होगा। एक बार जो फैसला ले ले इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इंश्योरेंस पर आप लोन लेते हैं, लेकिन एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत खरीदेगा इंश्योरेंस में आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है इररिवोकेबल, ये आपने अभी हमारी बातचीत में दूसरी बार यूज़ किया, ठीक है। आपने एक इररिवोकेबल ट्रस्ट भी बोला, इसको ज़रा एक्सपैंड करके समझाइए कि ये क्या ट्रस्ट बन गया और कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते? ये तो बड़ा सख्त नियम हो गया। सुरक्षा सख्ती से ही आती है। अच्छा। तो सुरक्षा लेनी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम में से हम एसेट प्रोटेक्शन एक वर्ड होता है कि हम लोग जो बिजनेस में होते हैं या जॉब्स में होते हैं जिसमें हमारी रिस्क की जॉब्स होती है, यहाँ पे हमारे को लगता है कि हम कभी भी लीगल लायबिलिटी या क्रेडिटर की लायबिलिटी में आ सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एक पार्ट हमारी संपत्ति का हम सुरक्षित कर पाएँ, राइट। और ये हर एक बिजनेसमैन या ऐसा व्यक्ति चाहता है कि एक हिस्सा मेरी संपत्ति का ऐसा हो जो कभी भी किसी और के कंट्रोल में ना आए, जिसको मैं लूज ना कर पाऊँ। उसमें एमडब्ल्यूपी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 तरीके होते हैं इसे करने के। सपोज मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पे बहुत सारा रिस्क है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने नाम प्रॉपर्टी कम बनाता हूँ, अपनी वाइफ के नाम ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जब पैसे का सोर्स अगर कोई प्रूव कर दे कि मेरा ही है, मैंने ही कमाया है, तो क्रेडिटर अभी भी ले जा सकता है ना, क्योंकि कहेगा पैसा तो आप ही का था, आपने हमसे बचने के लिए वाइफ को दे दिया। एमडब्ल्यूपी एक्ट में तो मैं खुला कह रहा हूँ कि पैसा मेरा ही है, प्रीमियम मैं ही दे रहा हूँ, पर ये है एमडब्ल्यूपी एक्ट में वाइफ के फेवर में ट्रस्ट। अब ये जानते हुए कि ये पैसा मेरा है, मेरा क्रेडिटर इसको नहीं ले जा सकता। आप इसकी पावर समझिए, लोगों ने स्कैम कर कर पैसे कमाए हैं और उस पॉलिसी को, उस पैसे को एमडब्ल्यूपी एक्ट में डाल दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं ले जा पाई। इट्स सो पावरफुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब एक व्यक्ति ने खरीदा एमडब्ल्यूपी एक्ट में, मान लीजिए वाइफ और बच्चों के बीच में डिवाइड किया, 50% वाइफ को दिया और 25 2 बच्चों को दे दिया। अब अगर वाइफ गुजर जाती हैं फिर उस 50% का क्या होगा? पहले वाइफ गुजर जाएं और एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत खरीदा हुआ, जनरली वो पार्ट इंटेस्टेट हो जाएगा और वाइफ के लीगल हेयर्स में बंटना चाहिए।
या अगर पॉलिसी में कोई प्रोविजन है एडेंडम में तो वो जो बाकी बेनिफिशरीज है उसमें इक्वल बढ़ते हैं। ठीक है, राइट। तो एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत सिर्फ हम बीमा ही कर सकते हैं या कुछ और भी एसेट्स या फाइनेंशियल निवेश में ये लागू होता है? ट्रस्ट वाला पार्ट है वो खाली बीमा पे है। ओके। बाकी में तो ये है कि आपने जो समझ लो आपको शादी पे गिफ्ट मिले, राइट, एक लेडी को शादी पे गिफ्ट मिलते हैं, दोनों साइड से मिलते हैं, अब वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई। हस्बैंड के इन लॉज ये नहीं कह सकते कि ये ज्वेलरी हमने चढ़ाई थी तो ये हमारी है, क्योंकि वो जब उसको मिला तो किसकी हो गई, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी। स्त्री धन में आएगी? ये स्त्री धन है, ये एक्चुअली वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट है ना, स्त्री धन एक्ट ही है ये। अच्छा, राइट, तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई। कल को वो डाइवोर्स लेती है तो हस्बैंड के इन लॉज ये नहीं कह सकते ये ज्वेलरी हमने चढ़ाई थी या तुझे गिफ्ट करी थी तो ये वापस कर दो, नो, क्योंकि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है। यही लागू होगा अगर किसी तरह की उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दी हो, शादी के वक्त गिफ्ट पर फ्लैट, घर, जमीन, प्लॉट कुछ भी दिया हो, यही लागू होगा, वो फिर स्त्री धन हो जाएगा। इन लॉज की तरफ से भी मिले हुए जो गिफ्ट है, मूवेबल या इमूवेबल, शादी से पहले की उसकी प्रॉपर्टी, शादी के दौरान प्रॉपर्टी और शादी के बाद प्रॉपर्टी, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है। और हस्बैंड के क्रेडिटर्स या उसके बाकी फैमिली मेंबर्स का इस पे कोई राइट नहीं रहता। तो आपकी बातें सुनकर तो लगता है डॉक्टर जान कि हमारे कानून में महिलाओं को पहले से ही सशक्त बनाने के लिए बहुत कुछ प्रावधान है, लेकिन तब भी ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं जो हैं उनका अधिकार मारा जाता है, फिर वो कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं और कभी कभी हमने देखा कि बहुत बुरे वक्त से भी गुजरती हैं। नहीं, पहली चीज़ तो है कि आप कानून से अवगत ही नहीं है, आपको अपनी राइट ही नहीं पता। दूसरी बात है कि आप डरते हैं उस राइट को एनफोर्स करते हुए कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। तीसरी बात क्या है कि जनरली लेडीज़ कहती हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना, हम सक्षम ही नहीं है लॉ को के पास पहुंचकर कानूनी दाव पेच करें और ये सब करें, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। पर इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो जिम्मेवारी है वो माँ बाप के ऊपर है कि आप अपनी बच्चियों को कैसे पालते हैं, राइट, आप उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, राइट, क्योंकि हम जनरली, मैंने जो देखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम अपने जो लड़कों को उतना पालते हैं बेबाक तरीके से और लड़कियों को डरा के पालते हैं हर चीज़ से। लेकिन मुझे लग रहा है ये बात भी बदल रही है अब हमारे समाज में, राइट। तो वो जब आप उसको हर चीज़ में कहते हो ना कि रात को यहाँ नहीं जाना, सुबह उधर, ये ऐसे मत करो, इस तरह के कपड़े मत पहनो, उसे समाज से डराते हो, तो उसका जो पावर है ना टू टेक रिस्क इन लाइफ, वो कम कर रहे हो आप, और वो सबसे बड़ी गलती है। एक हमारे समाज जिस तरह से लड़कियों को बढ़ा रहा है या फिर उनको जो भी ग्रोइंग अप ईयर्स में जो उनको बता रहा है, और दूसरा मुझे लगता है एक दिक्कत ये भी होती है कि गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग इसका। एमडब्ल्यूपी एक्ट का गलत इस्तेमाल आपने देखा है? एमडब्ल्यूपी एक्ट का ऐसा तो नहीं देखा, हाँ दहेज के कानून का मैंने बहुत गलत इस्तेमाल देखा। ठीक है, राइट। तो और उसमें भी कहीं ना कहीं लॉ रिस्पॉन्सिबल है, और उसका रीज़न क्या है कि लॉ ने जो साथ मिलके बनाई हुई प्रॉपर्टी है ना आफ्टर मैरिज, उसके डिवीजन का प्रावधान नहीं किया हुआ। लॉ ने खाली मेंटेनेंस का प्रावधान किया हुआ है, राइट। अगर आपने खाली मेंटेनेंस ही देना है वाइफ को, जो एक हाउस वाइफ है, आप पे डिपेंडेंट है, तो उसको नहीं लगता कि जो 20 साल मैंने लगाए हैं जिसकी वजह से आपने वो प्रॉपर्टी बना पाए हो, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, और उस हिस्से को लेने के लिए वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल हो जाता है।